एस.सी. वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 16 इन फिगर k इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, कैपिटल M इज इक्वल टू 1 kg एंड कैपिटल F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो A B C D E F ये पार्ट करने हैं। तो इसमें से ए पार्ट कहा है फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये फिगर दी हुई है यहाँ पे स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, ए ब्लॉक जिसका मास है 1 kg और इस ब्लॉक को फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। तो ये फोर्स लगाया है तो ये ब्लॉक मूव होगा, शिफ्ट होगा टुवर्ड द लेफ्ट। लेकिन ये जैसे ब्लॉक ये फोर्स के कारण जैसे ब्लॉक इस साइड में शिफ्ट होगा, स्प्रिंग भी अपोज करेगी। फोर्स जब तक ज्यादा है तब तक वो शिफ्ट होता रहेगा और स्प्रिंग कंप्रेस होती रहेगी, तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएंगे एट इक्विलिब्रियम तो दोनों फोर्स इक्वल होगी। मतलब राइट साइड में जो एफ फोर्स है और लेफ्ट साइड में जो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही के एक्स, मतलब एट इक्विलिब्रियम राइट साइड का फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड का फोर्स। यहाँ पे स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो के एक्स होगा इज इक्वल टू ए एफ, इस साइड का एफ, और ये एफ दिया हुआ है और के स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है और ये एक्स कंप्रेशन जितना होगा उतना फोर्स। तो ये कंप्रेशन कितना होगा वही हमें फाइंड करना है, कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स अपॉन के। अब ये वैल्यूज दी हुई है तो फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय के दिया हुआ है 100। तो ये एक्स आएगा 1/10, मतलब ये एक्स आ रहा है 0.1 और ये सभी एम केस में तो ये आएगा मीटर। इसे सेंटीमीटर में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। ये हुआ पार्ट ए। बी पार्ट में कहा है A sharp blow by external agent imparts a speed of 2 meter per second to the block towards left. Find the sum of potential energy of the spring and kinetic energy of the block at this instant. तो यहाँ पे क्या किया है कि ये तो सिचुएशन हमने पार्ट ए में डिस्कस की है। अब एक्स्ट्रा क्या है कि इस ब्लॉक को यहाँ पे एक शार्प ब्लो दे दिया और इस ब्लॉक की वेलोसिटी बन गई 2 मीटर पर सेकेंड। यहीं पे इस तरह से ब्लो दिया कि यहाँ पे वेलोसिटी बन गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ही मतलब इसी इंस्टेंट पर जहाँ पे ये इसे नाम दे दिया बी, तो इसी इंस्टेंट पर हमें बोला है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एट बी मतलब जहाँ पे हमने वेलोसिटी दे दी उसी इंस्टेंट पर, मतलब एट दैट इंस्टेंट। कौन सा इंस्टेंट कि जहाँ पे पोजीशन पहले थी, जहाँ पे वेलोसिटी दे दी, एट द इंस्टेंट व्हेन v is given, उस इंस्टेंट पर हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई मतलब वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होती है 1/2 kx² प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 m इस ब्लॉक का मास और वेलोसिटी जो दी गई है o। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है 1/2 k की वैल्यू यहाँ पे 100, x ये कितना कंप्रेस हुआ था तो ये पार्ट ए में हमने फाइंड किया है कि वो था 0.1 इंटू 0.1 प्लस 1/2 मास ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है 1 kg और वेलोसिटी कितनी इंपार्ट की है तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये आएगा, यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 डेसिमल चला जाएगा तो ये सब मल्टीप्लीकेशन आएगा 1 और ये हाफ मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस यहाँ पे भी 2 यहाँ पे चला जाएगा तो ये 2, मतलब ये 0.5 प्लस 2। तो सम कितनी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनकी सम आ रही है 2.5 और ये एनर्जी है तो जूल। तो इस तरह से पार्ट बी होगा। सी पार्ट में कहा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे स्प्रिंग जब ऑसिलेट हो रही है तो उसका टाइम पीरियड, क्योंकि इसे इस साइड में जाएगी तो ये एक्सट्रीम पोजीशन में चली जाएगी, फिर वो राइट साइड में चली जाएगी, तो मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट होगी तो उसका टाइम पीरियड जो होगा
वो टाइम पीरियड, स्प्रिंग का टाइम पीरियड के लिए हमें पता है फॉर्मूला, टी इज इक्वल होता है अंडर रूट टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। इसमें वैल्यू सब दी हुई है तो वैल्यू पुट करनी है सिर्फ 2 पाई अंडर रूट में एम, ब्लॉक का मास कितना दिया है 1 kg, डिवाइड बाई के, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है 100, तो ये 100। तो इस तरह से टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, और स्क्वायर रूट के 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा, तो ये 2 5 10, मतलब टाइम पीरियड कितना आ गया पाई अपॉन 5 सेकेंड। ये होगा पार्ट सी। डी पार्ट में कहा है हमें फाइंड द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। मतलब जैसे कि पहले इसे इस पॉइंट को पार्ट सी में हमें बी नाम दिया था, यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, ये वेलोसिटी दे दी। अब ये वेलोसिटी देने के बाद ये स्प्रिंग लेफ्ट साइड में मूव होगी, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मूव होगी। तो जैसे जैसे मूव होगी स्प्रिंग कंप्रेस होती चली जाएगी, कंप्रेस होती चली जाएगी, और एक टाइम आ जाएगा कि पूरी यहाँ पे जो कंप्रेस होके कहीं पे तो रुक जाएगी। मतलब वो जो हमने वर्क डन किया, एनर्जी दे दी, वो सब कन्वर्जन हो गया यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। इस पॉइंट को नाम देते सपोज ए पॉइंट। अब यहाँ पे रिलीज करने के बाद फिर से वो वेलोसिटी गेन होगी, यहाँ पे मूव होगी। तो हमें कहा है कि ये कहाँ तक चली जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड, मतलब ये इक्विलिब्रियम है तो यहाँ से वो कितना मूव होगी, मतलब ये एम्पलीट्यूड फाइंड करना है ये। तो इस पोजीशन को ए कैपिटल ए नाम दिया है, इस एम्पलीट्यूड को ए कैपिटल ए फॉर एम्पलीट्यूड, तो इस पोजीशन को सी नाम देते हैं, इस सी पोजीशन। तो ये मेन पोजीशन इक्विलिब्रियम से कहाँ तक चली गई वो एम्पलीट्यूड फाइंड करना है हमें। तो कहाँ तक चली जाएगी, तो जो भी यहाँ पे वर्क डन होगा, जो भी एनर्जी होगी, उसका पूरा कन्वर्जन होगा इस पॉइंट पर सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे अगर हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है या अगर वेलोसिटी पूछते हैं तो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना है कि वेलोसिटी भी फाइंड करनी है या एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी इज इक्वल टू किसी भी और पॉइंट की टोटल एनर्जी, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट किसी भी पॉइंट। तो हमें इस पॉइंट में इंटरेस्ट है क्योंकि यही पॉइंट के बारे में हमें पता है। तो टोटल एनर्जी एट बी। अब टोटल एनर्जी एट सी, यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, तो एक तो पूरी कंप्रेस हो गई, तो इसमें सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो एट सी सिर्फ यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक है, और इज इक्वल टू या बी पॉइंट पर कौन कौन सी एनर्जी है टोटल। तो यहाँ पे और पहले कहीं पे उसकी नेचुरल लेंथ थी, इस फोर्स ने उसे फोर्स अप्लाई किया, तो इसलिए स्प्रिंग ऑलरेडी कुछ कंप्रेस हो गई, जो हमने पार्ट ए में फाइंड किया था कितना कंप्रेस हुआ है, तो ऑलरेडी वो कंप्रेस हो गए, मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस यहाँ पे वेलोसिटी इम्पार्ट की है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी है, और प्लस तो हम यहाँ पे एक्चुअली टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट बी। तो यहाँ पे ऑलरेडी वर्क डन भी किया है, मतलब ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी इसे बोल सकते हैं। तो ये आएगा ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी 1/2। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर कितना डिस्प्लेस किया है स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जो कंप्रेस की है वो कंप्रेशन, तो नेचुरल लेंथ पहले कहीं यहाँ पे होगी, ये फोर्स अप्लाई करके ऑलरेडी यहाँ पे कंप्रेशन किया है x1 या x1 कहते हैं, जो पार्ट ए में फाइंड किया, और ये वेलोसिटी देने के बाद वो और कंप्रेस हो गई, इसे x2 कहते हैं। तो टोटल कंप्रेशन जो x है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इतना टोटल कंप्रेशन होगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 1/2 के x², मतलब कंप्रेशन, और वो कंप्रेशन कितना हुआ x² x1 प्लस x2, इतना कंप्रेशन होगा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे पॉइंट बी पर, क्योंकि बी पॉइंट पर हमने इसे इंपार्ट किया है पोटेंशियल का टोटल एनर्जी एट बी। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है
1/2 के, और यहाँ से यहाँ पर यहाँ तक ऑलरेडी कंप्रेस हो गई है, तो वो x1 स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि नेचुरल लेंथ यहाँ से यहाँ तक उसे लाया है। x1 स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, और ये वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना गया, मतलब x2 फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है। तो इसमें जो जो वैल्यूज है वो पहले पुट कर देते हैं। तो 1/2 के स्प्रिंग कांस्टेंट है 100, x1 जो हमने यहाँ से यहाँ तक पार्ट ए में फाइंड किया है वो आया था 0.1, प्लस x2 फाइंड करना है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के की वैल्यू 100, x1 0.1 और इसका स्क्वायर प्लस 1/2 ए मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द ब्लॉक है 1 kg, और वेलोसिटी ब्लॉक की वेलोसिटी दी है 2, तो ये 2 और ये 2 प्लस ए फोर्स कितना अप्लाई किया है 10 न्यूटन फोर्स, 10 प्लस इंटू x1 है 0.1। तो इस तरह से सभी वैल्यूज पता है, सिर्फ x2 फाइंड करना है तो यहाँ से मिल जाएगा। पहले तो सिंप्लिफिकेशन के लिए सब जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये चला जाएगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 100 ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर आएगा a 0.01 प्लस इसका स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए मतलब 0.2 और ए बी मतलब x2 इज इक्वल टू 100। तो एक डेसिमल चला जाएगा, यहाँ पर का भी डेसिमल चला जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस ये 2 इंटू 2 4 प्लस 1 मतलब ये 2 रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 100 ये ब्रैकेट 0.01 प्लस ये x2 स्क्वायर प्लस 0.2 x2 और ये 4 5 6। अब डी पार्ट में हमें कहा है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। अब ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया है इसके कारण ये डिस्टोरिक फोर्स अप्लाई कर रही है और ये इक्विलिब्रियम बन रहा है, और कहा है कि फिर यहाँ पे एक वेलोसिटी इंपोर्ट कर दी 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी। और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण अब ये ब्लॉक पहले इक्विलिब्रियम में था, अब ये ब्लॉक लेफ्ट साइड में मूव होगा और वो स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगी। तो एक कंप्रेस होते होते जब एक धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी भी कम होगी और एक जगह पे रुक जाएगी। मतलब कहाँ पे रुकेगी, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करने वाले हैं, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या यहाँ पे बोल सकते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, इसके जगह पे हम लिखेंगे कि चेंज इन एनर्जी एट वन, चेंज इन एनर्जी जो भी रहेगी वो सेम रहेगी। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा जो एनर्जी दी है उसे अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दे दी है, बाकी सब इक्विलिब्रियम में था, सिर्फ उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में आ गई है और स्प्रिंग इसे बैलेंस कर रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स। तो एक काइनेटिक एनर्जी जो हमने एक्स्ट्रा दे दी है एट बी, उसका कन्वर्जन हो रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन कितना चेंज होगा, इसमें कितना चेंज होगा इज इक्वल टू द एक्स्ट्रा जो वर्क किया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी दे दी है वो। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी दी है 1/2 mv स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम में दे दी है और उसका कन्वर्जन हो रहा है 1/2 के एक्स स्क्वायर। कौन सा एक्स वाला, यहाँ से यहाँ तक जो हमने डिस्प्लेस किया वो, ये x1 पहले भी हुआ था, बाद में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एक्स स्क्वायर, और वही
ये अगर इक्विलिब्रियम है तो यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो जाएगा वही होगा एम्पलीट्यूड, तो वही फाइंड करना है। तो ये चला गया और ये ब्लॉक का मास कितना है 1 kg, वेलोसिटी 2 दी है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू के, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 और ये एक्स स्क्वायर वही फाइंड करना है। तो ये एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो ये 2 × 2 और ये डिवाइडेड बाई ये 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2/10, मतलब x इज इक्वल टू 0.2 मीटर, या इसे सेंटीमीटर में लिखना है तो x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये होगा एम्पलीट्यूड, जैसे ए एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से लिया है इसलिए एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। तो ये होगा डी पार्ट का आंसर। या दूसरा किस तरह से सोच सकते हैं हम, दूसरा हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी दी है ये जैसे कंप्रेस होगी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल इलास्टिक एनर्जी में, तो वेलोसिटी कम होगी और ये एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। इसके आने के बाद फिर से ये स्प्रिंग मीन इक्विलिब्रियम की तरफ उसे फोर्स लगेगा और वेलोसिटी कम होने वाली है। मतलब इसमें इस सिस्टम में मैक्सिमम वेलोसिटी जो रहेगी वो 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी मैक्सिमम जो होगी वो कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम पढ़ते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब क्या होता है ए ओमेगा इज इक्वल ए ओमेगा, और ये आएगा 2। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ रहे हैं हम वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है ए ओमेगा, और ये ओमेगा इज इक्वल टू फिर क्या देखा है हमने, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। तो इस तरह से इक्वेशन मिला है। अब ये हो गया एम्पलीट्यूड, तो और इसकी वैल्यू पता है तो फिर ए एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो ए इंटू √k की वैल्यू 100 मास 1 इज इक्वल टू 2, मतलब ए √के बाहर गया तो ये 10 और ये 1 इज इक्वल टू 2, मतलब ये एम्पलीट्यूड कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.2 मीटर, या इसे सेंटीमीटर में किया तो 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोनों तरीके से हम इस सॉल्व कर सकते हैं। ई पार्ट में कहा है राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट द लेफ्ट एक्सट्रीम। तो स्प्रिंग जो हमने डिस्कस किया था अभी, जब लेफ्ट एक्सट्रीम में मतलब यहाँ तक पहुंच जाएगी तब उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी लेफ्ट एक्सट्रीम में। तो पोटेंशियल एनर्जी एट लेफ्ट एक्सट्रीम, तो पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है 1/2 k और ये कंप्रेशन का स्क्वायर, स्प्रिंग में जितना कंप्रेशन हुआ है वो। अब स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना हुआ, तो अभी देखा कि एक इक्विलिब्रियम से यहाँ तक जो x हुआ था इसे हमने एम्पलीट्यूड कहा था, ये फाइंड किया है। लेकिन टोटल कंप्रेशन मतलब है उसकी नेचुरल लेंथ जहाँ कहीं पे होगी, नेचुरल लेंथ यहाँ कहीं पे होगी, और उसे कंप्रेस किया इनिशियली x1 से x से, मतलब वो F4 जो अप्लाई किया था और उसके कारण जो स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, जो पार्ट ए में फाइंड किया वो कंप्रेशन प्लस ये वेलोसिटी देने के बाद और कुछ कंप्रेशन हुआ, तो एक टोटल कंप्रेशन। तो एक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k, और इसे इनिशियली x1 लिखते और इसे एम्पलीट्यूड, तो कितना कंप्रेशन हुआ ये x1 प्लस ए एम्पलीट्यूड इसका स्क्वायर, इतना टोटल कंप्रेशन हुआ है लेफ्ट एक्सट्रीम में जब ये स्प्रिंग पहुंच गई तब, सिस्टम पहुंच गई तब। अब एक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 100, और x1 मतलब यहाँ से यहाँ तक का कंप्रेशन वो पार्ट ए में फाइंड किया 0.1, और एम्पलीट्यूड ये पार्ट डी में फाइंड किया अभी वो आया था 0.2 और इसका स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट लेफ्ट एक्सट्रीम इज इक्वल टू 1/2 100 और एक 0.2 प्लस 0.3 का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 3 × 3 9, और एक 2 जीरो के कारण 2 डेसिमल चले गए तो 9/2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट लेफ्ट ये आ रही 4.5 और इसका यूनिट जूल। तो इस तरह से पार्ट ई। एफ पार्ट में कहा है राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक
इज एट राइट एक्सट्रीम। तो ये ब्लॉक जब राइट एक्सट्रीम में, जो अब ये ऑसिलेट हो रहा है, वेलोसिटी पहले इक्विलिब्रियम में था, वेलोसिटी इम्पार्ट करने के बाद वो ऑसिलेट हो रहा है, तो उस जब लेफ्ट एक्सट्रीम में हमने एनर्जी फाइंड किया, अब एफ पार्ट में राइट एक्सट्रीम में जब आएगा कहीं पे इस डी पोजिशन, तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये 1/2 के एक्स स्क्वायर होती है, लेकिन एक्स कितना है वो देखना पड़ेगा कि कितना मूव हुआ। तो ये एनर्जी किसके कारण आ रही, तो हमने जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट कर दी, वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, उसके कारण ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रही दी हमने, उसके कारण ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये 1/2 m मतलब मास और कितना 1 v2, ये वेलोसिटी दी है 2 इज इक्वल टू 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट 100, और ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये फाइंड करना है। तो वैसे भी एक डी पार्ट में फाइंड किया था कि इक्विलिब्रियम से उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये हमने फाइंड किया था। मतलब ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 × 2, और ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो गए, तो ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मतलब ये एम्पलीट्यूड आ रहा है 0.2 मीटर। ये इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आएगा 2/10, तो 0.2 मीटर ये एम्पलीट्यूड आ गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेस होगा, 0.2 मीटर। लेकिन यहाँ पे जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, वो स्टोर एनर्जी क्या होगी, जैसे डी पार्ट में हमने फाइंड किया था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, तो वो हो रही है 1/2 के, और यहाँ पे जो कंप्रेशन हुआ था, यहाँ पे जो इसमें कंप्रेशन हुआ था वो मतलब मीन पोजीशन से, सॉरी नेचुरल लेंथ से जो कंप्रेशन हुआ था वो, अब राइट साइड में जो आ गई, तो नेचुरल पोजीशन से कितना कंप्रेशन हुआ ये फाइंड करना पड़ेगा। ये 0.2, तो इस मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम का डिस्टेंस है 0.2 मीटर। लेकिन नेचुरल लेंथ, जैसे हम कुछ पार्ट में देखा कि नेचुरल लेंथ यहाँ पे कहीं पे थी, इस फोर्स के कारण वो यहाँ पे चला गया इक्विलिब्रियम, ये नेचुरल लेंथ यहाँ पे कहीं पे थी। अब तो ये होगा इसका कंप्रेशन राइट साइड में, नेचुरल लेंथ से ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, तो वो जितना कंप्रेस हुआ है ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स अलग, तो ये यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड है 0.2, लेकिन ये जो यहाँ पे नेचुरल लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया है, जो पार्ट ए में हमने फाइंड किया है, और वो डिस्टेंस है 0.1। मतलब ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो ये डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक 0.2, और ये आ गया 0.1, मतलब ये आएगा 0.1। मतलब नेचुरल लेंथ से राइट एक्सट्रीम तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आया है 0.1। मतलब यहाँ पे हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट राइट कितनी आएगी, 1/2 के की वैल्यू 100, और ये एक्स मतलब 0.1, तो ये आ गया, ये 100 के कारण ये दोनों डेसिमल चले गए, तो 1/2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट राइट कितनी आ गई, 0.5 जूल। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर दिया। इसी क्वेश्चन के साथ और भी पार्ट ऐड किया है कि द आंसर ऑफ बी, ई एंड एफ आर डिफरेंट, एक्सप्लेन व्हाई दिस डज नॉट वायोलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस आंसर अगर हम देख लेंगे बी पार्ट, ई पार्ट, एफ में, तो सभी की एनर्जी अलग अलग है, और यह आंसर भी हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ऐसा कह के ही फाइंड किया, फिर भी आंसर अलग अलग आ रहे। तो क्या एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को वायोलेट तो नहीं कर रही है, अब नहीं कर रही, तो अगर आंसर अलग होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कैसे वैलिड है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि ये पोटेंशियल एनर्जी एट लेफ्ट, जब लेफ्ट साइड में गई थी, तो यहाँ पे जो भी कुछ वर्क एनर्जी हो गया टोटल, उसका कन्वर्जन हुआ था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लेफ्ट में, जो कि आया था 4.5।
लेकिन ए पार्ट में वो वैल्यू कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ए पार्ट क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट के यहाँ की दोनों की सम है। क्योंकि ये ब्लॉक भी जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा तो ये ब्लॉक भी यहाँ पे मूव हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है जो कि पहले ये स्प्रिंग उसे रोक रही थी, अब यहाँ पे ये फोर्स के कारण ये मूव हो रहा है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। अगर वो वर्क डन भी, ब्लॉक जो डिस्प्लेस हो रहा है उसके कारण जो वर्क डन है वो भी अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो वो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ से यहाँ तक 0.2 फाइंड किया था, मतलब ये आएगा 2, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो फिर से ए मिल जाएगा। मतलब ये है सिर्फ टोटल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये टोटल एनर्जी है ही नहीं, ये सिर्फ सम ऑफ इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी। ये जो वर्क डन यहाँ पे वो नहीं लिया है हमने, यहाँ पे हमने वो वर्क डन भी ऐड कर रहे हैं हम, तो ये टोटल एनर्जी है ही नहीं, इसलिए वो कंजर्वेशन वायलेट हो ही नहीं रहा है। क्वेश्चन ही ऐसा है कि सम ऑफ, और राइट साइड में जब हम ले रहे हैं वो भी यहाँ पे टोटल एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है कि इस नेचुरल पोजीशन से यहाँ तक आने के लिए जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू है। क्योंकि ये 0.5, जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे आ गया तो ब्लॉक को भी यहाँ से यहाँ पे आने के लिए कुछ एनर्जी, क्योंकि हमने जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया उसमें क्या कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कन्वर्जन हो रहा है, तो ये जो एनर्जी है इसमें कुछ एनर्जी इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ आने के लिए स्पेंड की, वो कितनी होगी, तो ये फोर्स मतलब ये 10, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये टोटल 0.2 फाइंड किया था हमने, तो यहाँ से यहाँ तक की 0.1, जो कि 0.1 होगा, तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स कितना 10, और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का 0.1, मतलब 1 जूल एनर्जी यहाँ से यहाँ आने के लिए स्पेंड कर दी, और यहाँ से यहाँ आने के लिए फिर से 1 जूल, मतलब ये 10 इंटू से 0.2, मतलब ये 1 जूल, तो ये 2 जूल वहीं पे स्पेंड हो गई। तो ये एनर्जी 2 जूल प्लस ये अगर स्पेंड नहीं होती तो 3 होती, और ये स्पेंड नहीं करनी पड़ती तो 4, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो फिर से ये आंसर हमें मिल रहा है। मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, टोटल एनर्जी, लेकिन ये आंसर जो है वो टोटल एनर्जी के नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट के पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की सम है। ये होगी टोटल, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका भी वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये होगी टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, और ये होगी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई उसका, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव वर्क डन भी हो रहा है, तो इन नेगेटिव वर्क डन के कारण इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो इस तरह से एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन वायलेट नहीं हो रहा है।